Hello students, my name is Dr. Pooja and I on behalf of Bansal Academy welcome you all on 75 most probable concept series for CSIR NET Life Sciences. तो स्टूडेंट्स हमने इस जो ये 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज है इसमें जो स्पेशली डिजाइंड हमने अपने लेक्चर सीरीज को इस तरीके से किया है कि पार्ट बी और पार्ट सी, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि पार्ट बी और पार्ट सी में से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं हमने उन टॉपिक्स को चुन के उनको कलेक्टिवली एक ये प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज बनाई है जिसमें हमने 75 जो है वो सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स में से हैं उनको कंबाइन करके ये सीरीज बनाई है। तो यहाँ जो लेक्चर सीरीज मैं आपको डिलीवर करने वाली हूँ उसके लिए जो यूनिट हमने उठाया है दैट यूनिट इज फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हमने एक टॉपिक जो है वो पहले कवर कर लिया है, दैट इज टाइप ऑफ सेल पोटेंसी, जिसमें बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाहे वो पार्ट बी है चाहे पार्ट सी है। तो यहाँ इस सीरीज में आज इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम जो सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो अगेन फ्रॉम द डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही है। और उस टॉपिक का नाम जो है वो आप जैसे ही इस टॉपिक का नाम सुनेंगे, इस टॉपिक के बारे में देखेंगे पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ इसमें से अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे या अपेयर होने वाले हैं तो आपने पक्का से तैयारी करना शुरू कर दी होगी। तो आपको पता होगा कि हाँ ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, चाहे पार्ट बी है चाहे पार्ट सी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक और टॉपिक का नाम है इंडक्शन एंड इंटरैक्शन। और इंडक्शन और इंटरैक्शन की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ये है जिस टाइम पे एग और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग जो है या जाइगोट जो है या फर्टिलाइज्ड एग जो है उसमें जितने भी डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस जो है हमें पता है वो चेंजेस जो है वो कभी भी एक जगह पे आके रुकते नहीं है, चाहे वो बर्थ हो भी जाए उसके बाद भी देयर आर डिफरेंट चेंजेस, थ्रू आउट चेंजेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में टिल दी डेथ। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जब हम बात करें इट मींस मोर और लेस इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंटिंग स्टेज या डेवलपिंग स्टेजेस हैं यानी कि हम मैक्सिमम चेंजेस जो देखते हैं बॉडी में वो कब होते हैं, वंस द एग इज फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है उसके बाद उसके अंदर मैक्सिमम चेंजेस आने। क्यों? क्योंकि वो एक सेल है और अब उसने क्या है मल्टीपल सेल एक बॉडी बनानी है, एक कंप्लीट बॉडी विद सो मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब इतने सारे स्ट्रक्चर्स कंपाइल करके बनाने हैं उस एक सिंगल फर्टिलाइज्ड जाइगोट से, तो उसमें कितने हजारों चेंजेस आने। अब उन चेंजेस को वो सेल इटसेल्फ कैपेबल है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक कंप्लीट यूनिक, एक ऑल टुगेदर एक कंप्लीट जो एक नया इंडिविजुअल है विद ऑल दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिव ऑर्गन्स टिश्यूज सब कुछ चाहिए। तो उसमें कितने चेंजेस होंगे। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमें अलाउ करता है कि हम लोग जो है वो ये जो सारे चेंजेस हैं इनको एग्जाम्पल्स एक्सपेरिमेंटेशन और इनकी हेल्प से अच्छे से वो जो उन अब ये जो इतने चेंजेस हो रहे हैं डेवलपमेंटल चेंजेस, अब ये इतने चेंजेस जो है किन प्रोसेसेस के थ्रू हो रहे हैं, इसके पीछे की जो साइंस है वो कैसे ये प्रोसेसेस चलते हैं, क्या क्या इसके अंदर हिडन साइंस है, किस तरीके से हमने जो है बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया वेरियस प्रोसेसेस को, चाहे वो सिंपल क्लीवेज से लेके टिल द फॉर्मेशन ऑफ दी थ्री जर्म लेयर्स की बात कर दें हम, या फाइनल फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, कैसे आपस में एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर बॉडी एंड दैट टू सब अलग अलग है, सबके पास अपना अलग स्ट्रक्चर है, सबके पास अपना अलग एक फंक्शन है। हाउ इज इट पॉसिबल। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंडक्शन इंटरैक्शंस, मतलब जिसमें हम इंटरैक्शंस पढ़ेंगे अमंग दी टिश्यूज, अमंग दी सेल्स, एक्चुअली अमंग दी डिफरेंट लेयर, जिसकी वजह से वो जो सेल है जो एक सिंगल सेल है या उसके पास कैसे पावर्स आती हैं, उसके पास कैसे इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि उसने अब जो है वो डिवाइड करते हुए
एक स्पेसिफिसिटी लेके आनी, एंड दैट स्पेसिफिसिटी इज इन दैट फॉर्म कि एक टाइप ऑफ सेल जो है वो ऑल टुगेदर दूसरे टाइप ऑफ सेल से अलग बनेगा, तभी तो वो सेल्स कंबाइन करके टिश्यू एंड फाइनली एक अलग टाइप का ऑर्गन बनाएंगे। बॉडी तो पहले एक सेल से ही बन रही है, अब वो सेल तो एक अकेला सेल है, डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस क्लीवेज। क्लीवेज के टाइम पे कैसे एक सेल को अलग स्ट्रक्चर जो है वो कमांड्स मिलती हैं कि तुमने ये बनाना है, तुमने ये बनाना है, उसमें ऐसा क्या चेंज होता है। तो ये जो इंडक्शन इंटरैक्शंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं, इंडक्शन इंटरैक्शन, जिसमें बड़े से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट चाहे इसमें से जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछे जाए, यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू, एक थोड़ी सी डेफिनेशन, एक ग्राउंड सेटअप कर लेते हैं कि ताकि जब आगे हम जो टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, प्रोसेसेस, एक्सपेरिमेंट्स इनको स्टडी करें तो हमें कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ कि ये जो इंडक्शन इंटरैक्शंस है एक्चुअली ये क्यों हम बात कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब हम बात करते हैं इंडक्शन इंटरैक्शंस की, हमें पता है ऑर्गन्स क्या है, वी नो दैट ऑर्गन्स ऐसे तो नहीं बन गए। देखो पहले क्या था, दैट देयर वाज अ कंप्लीट ऑल टुगेदर। जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे तो क्या हुआ, स्पर्म था, एग था, दोनों ने फ्यूज किया, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग बना। दैट सिंगल जो जाइगोट है वो एक एक अकेला सेल ऑफ इट्स ओन टाइप, एक ही टाइप की है। अब उसमें मल्टीपल क्लीवेजेस, मल्टीपल डिविजन्स हुई है और उसके बाद उनको स्पेसिफिसिटी मिल गई। वो सेल जो है वो डिवाइड किया, सेल डिवाइड करने के बाद जब फर्स्ट टाइम डिवीजन हुई, वन सेल स्टेज, सॉरी 2 सेल स्टेज थी, देन 4 सेल स्टेज आई, फिर आया 8 सेल स्टेज, 16, 32 एंड सो ऑन। तो वो जो सिंगल सेल जाइगोट था, फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट इज कन्वर्टेड, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, फिर उसके बाद अगली स्टेज जो आती है दैट इज इन द डेवलपमेंटल बायोलॉजी व्हाट इट इज नोन एज गेस्ट्रुला। फिर उसके बाद गेस्ट्रुला बनता है एंड सो ऑन, जो है वो फाइनली यही सेल्स आपस में मल्टीप्लाई, एंड वी नो दैट सेल्स जब आपस में ग्रुप ऑफ हो जाते हैं देन वी से दोज कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ सेल्स वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम टिश्यूज। हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको कहते हैं टिश्यूज। अब यही टिश्यूज जो है वो आगे जब कंबाइन करते हैं व्हाट डू दे फॉर्म ऑर्गन्स। हमें पता है ऑर्गन्स बना देते हैं। अब ऑर्गन्स एक्चुअली है क्या है, ऑर्गन्स तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बना कहाँ से है, बने हैं टिश्यूज से। अब टिश्यूज इटसेल्फ कहाँ से बना है, टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेयर, टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स। हमें पता है विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमें पता है कि सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई किए, मल्टीपल सेल्स आपस में कंबाइन किए, दे फॉर्म्ड टिश्यू, और यही टिश्यूज जो है फिर आगे क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म दी ऑर्गन्स, और फिर फाइनली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स कंबाइन करके एक पूरी बॉडी बनाते हैं विच इज फंक्शनल बॉडी। ठीक है, तो अगर ये बात कर रहे हैं हम कि इंटरैक्शंस की, या हम सिंपल बात करें फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गन की फॉर्मेशन के टाइम पे, तो ऐसा तो था नहीं। पहले क्या था, एक सिंगल जाइगोट था। उसमें से फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको अच्छे से। फॉर एग्जांपल एक वर्टिब्रेट की आई है। ठीक है, अब इस वर्टिब्रेट की आई के लिए क्या है, अब अगर तो हम ऑर्गन देख रहे हैं, आई इज अ कंप्लीट फुली फंक्शनल, कंप्लीट वेल फॉर्म्ड ऑर्गन। अब इस ऑर्गन में क्या है, हमें पता है आई है, इट इज मेंट फॉर सीइंग, हम देख सकते हैं। आई का मेजर फंक्शन ये है। लाइट जो है वो कहाँ से आती है, लाइट इज ट्रांसमिटेड, मतलब एंटर करेगी कहाँ से, ट्रांसपेरेंट कलर का एक कॉर्नियल टिश्यू है। ठीक है, अब वहां से फिर वो फोकस होके कहाँ पड़ती है, फोकस कौन करेगा, लेंस फोकस करता है भाई। लेंस जो है वो क्या फोकस कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटी को, लेकिन अपने आप नहीं, ऑल टुगेदर इट इज अगेन अटैच्ड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल्स। हमें पता है ओब्लीक मसल, सुपीरियर ओब्लीक मसल्स, इंफीरियर ओब्लीक मसल, बहुत सारी मसल्स भी, आयरस और है ना, बहुत सारी मसल्स, सिलेरी मसल्स होती हैं। वो मसल्स इंटेंसिटी को जो है वो फोकस
करने में हेल्प आउट करती है, कितनी लाइट एंटर करेगी, प्यूपल डायलेट होगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, इट ऑल टुगेदर डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ दीज मसल्स। अब ये मसल टिश्यूज भी इसके साथ एसोसिएटेड है। देन फाइनली जो है वो लाइट कहाँ पहुंचती है, टू दी रेटिना, और रेटिना में जाके फिर जो है रॉड्स और कोन सेल्स की हेल्प से दी प्रॉपर इमेज जो है, क्योंकि पिगमेंट सेल्स हैं, इमेज बनती है, एंड फाइनली द ऑप्टिक नर्व कैरीज द सिग्नल टू द ब्रेन, और ब्रेन में जाके फिर वो जो है वो रियल इमेज बनेगी एंड द इमेज इज फॉर्म्ड, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू सी। ये स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल आई है। अब आई एक कंप्लीट ऑर्गन है, लेकिन उस ऑर्गन में अगर आप टिश्यूज की क्लासिफिकेशन देखो तो हमने यहीं पे ही 3 तरह के टिश्यूज को डिस्कस कर लिया। कौन कौन सा? एक हमने सबसे पहले बात की है कॉर्नियल टिश्यू की, दूसरा हमने बात की है किसकी, लेंस टिश्यू की, तीसरा हमने बात की है मसल की, और चौथा हमने बात की है रेटिना की। देखो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हमने 4 टिश्यूज को पढ़ लिया, स्ट्रक्चर सिर्फ एक है, दैट इज ऑर्गन अगर देखा जाए तो एक ही है, आई। जब डेवलपमेंट हो रही होगी तो शायद वो बोला होगा कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दी आई। लेकिन आई के अंदर जब हम गए, ऑर्गन को स्टडी किया, तो सारे सारे जो टिश्यूज है उस आई के अंदर, डिफरेंट सेल्स जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वो सबका अलग अलग नेचर है, सबका फंक्शन अलग अलग है। सो हाउ, इनको किसने इंस्ट्रक्शंस दी, इनको किसने इंड्यूस किया कि हाँ भाई, ऑर्गन तो हमें पता है इन सब ने क्लब करके आई बनानी है, लेकिन कैसे? एक ने काम किया लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए, उसके लिए ट्रांसपेरेंट कॉर्नियल टिश्यू है। दूसरे ने काम क्या किया है? दूसरे ने काम किया भाई कि ऑल टुगेदर उसने क्या बनाया है? दूसरे ने लेंस टिश्यू बना दिया। लेंस टिश्यू का काम क्या है? उसने जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को जो है फोकस करना है। तीसरा, अब लाइट की इंटेंसिटी को फोकस करने के लिए लेंस लेके तो आ रहा है, लेकिन काम किसकी हेल्प से कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ द मसल टिश्यूज। और चौथा जो है वो न्यूरल रेटिना है। रेटिना की बात करें, रॉड्स, कोन सेल्स की बात करें, तो उसकी हेल्प से इमेज बनती है इस लेयर पे, एंड फाइनली दी इमेजेस इन ऑप्टिक नर्व विल कैरी वो। और एक और टिश्यू आ गया, अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो यहाँ आए थी, लेकिन आए में भी क्या हो गया भाई, इतने सारी चीजें, एक ऑर्गन आए लेकिन इतने सारे टिश्यूज। अब कैसे इसको इंस्ट्रक्शंस मिली है, कैसे इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि हाँ भाई ये कोऑर्डिनेटेड जो है अरेंजमेंट होगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल कैपेबिलिटी सेल्स के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करेगी। अब ये सारा अगर अरेंजमेंट, इस तरीके का अरेंजमेंट अगर आई में ना होता, तो ऑर्गन जो है वो अपना जो फंक्शन, जिसको वो फंक्शन असाइन किया गया था, फॉर एग्जांपल हम आई की बात कर रहे हैं, तो आई को अगर काम किसका है, आई इज मेंट फॉर साइट, यू ऑल नो, है ना, आई की हेल्प से हम देख सकते हैं। अब अगर आई में ये कैटेगराइजेशन ना होती कि एक ने जो है वो लाइट को आने देना है, दूसरे लेंस ने जो है फोकस करना है, तीसरा रेटिना के ऊपर जाएगा और मसल्स हेल्प करेंगी, एंड फाइनली रेटिना के ऊपर जाके जो है वो इमेज बन रही है विद द हेल्प, दैट टू विद द हेल्प ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स, अगेन डिफरेंट टाइप के सेल्स है। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट ना होता बिटवीन द टिश्यूज, तो इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो हम लोग जो है वो केपेबल नहीं होंगे, फॉर व्हाट, वी विल नॉट बी एबल टू सी प्रॉपरली। तभी से कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है में कि हाँ भाई इनका लेंस काम नहीं कर रहा, कॉर्निया में प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम है, मसल्स वीक हो गई है, और सो ऑन। तो अगर ये चीजें कोऑर्डिनेशन में ना हो, ये जो कोऑर्डिनेशन है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन, अगर ये ना मिलता, तो ऑल टुगेदर सारे क्या होते, एक ही टाइप के सेल्स होते। हाँ, आई तो बन जाती, लेकिन सब में एक ही तरह का सेल है, तो ऑटोमेटिकली वो एक ही तरह का फंक्शन करते। तो यहाँ हमने जो बात की है, तो मल्टीपल फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है इवन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ सिंगल ऑर्गन। ऑर्गन एक ही आई, लेकिन उसको काम करने के लिए इतने सारे टिश्यूज, स्पेसिफाइड टिश्यूज चाहिए आई के अंदर ही। तो अगर ये अरेंजमेंट जो है, या हाँ आई बनना है लेकिन तूने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम, ये असाइंड नहीं होता ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ये कोऑर्डिनेशन नहीं होती ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन, तो क्या होता, बिहेवियर चेंज नहीं होता, तो क्या था, वो फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, इट विल बी माल फंक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। तो दैट्स वाई जो ये इंडक्टिव इंटरैक्शंस की बात कर रहे हैं, इट इज सो इम्पोर्टेंट इन दी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कि अगर ये ना होती तो कोई भी ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, इधर अब देखो बिहेवियर चेंज हो रहा है, आई है उसमें क्या है, बाहर कॉर्निया,
कॉर्निया का काम कुछ और है, अंदर लेंस जो है उसका काम कुछ और है, रेटिना का काम कुछ और है। सो ये क्या कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे के बिहेवियर को चेंज्ड भी है। तो कौन इंड्यूस कर रहा है, कौन इंडक्शंस, कौन इंटरेक्शंस, या कौन उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तुमने ये बिहेवियर करना है, तुमने ये फंक्शन करना है। तो अब देखो, बिहेवियर में चेंज आने के पीछे का रीजन क्या है, इधर माइटोटिक रेट है, उनका फेट चेंज हो रहा है, उनकी शेप चेंज हो रही है, उनका स्ट्रक्चर। अब रेटिना जो है वो कॉर्निया के जैसी नहीं होती है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट नो डाउट बोथ ऑफ देम दे आर पार्ट ऑफ आई ओनली। दोनों आंख के पार्ट है, लेकिन रेटिना अलग है, कॉर्निया अलग है। इफ वी टॉक अबाउट दी आइरिस, जो मसल्स है, सिलेरी मसल्स है, वो ऑल टुगेदर अलग है। लेंस की बात करें वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। या उनमें जो एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर, जो चेम्बर्स बने होते हैं, दो कंपार्टमेंट्स है, वो बिल्कुल अलग है। तो इन सब में जो चेंजेस आए हैं, किसी ना किसी ने तो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस है गिवन बाय सम सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, किसी ने दिया दूसरे को ताकि वो अपना बिहेवियर ऑल टुगेदर चेंज कर सके, यही सब कुछ मिला के जो है वो है आज का टॉपिक, दैट इज इंडक्टिव इंटरैक्शंस। ठीक है। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा इसका जो ग्राउंड, या हमने जो थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है बिफोर स्टार्टिंग दी टॉपिक, वो आपको क्लियर होगा, सो दैट अब आप आगे जब हम इस टॉपिक को और इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा हाउ टू अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। द एक्चुअल नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडक्शन, इंडक्टिव इंटरैक्शन। हाँ, इंडक्शन के प्रोसेस में जो इंटरैक्शंस हो रही हैं, इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है, दैट इज इंडक्टिव इंटरैक्शंस। तो अदरवाइज टॉपिक का नाम जो है दैट इज इंडक्शन, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज इंडक्शन। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, दैट्स व्हाई वी से इंडक्टिव इंटरैक्शंस। क्यों? क्योंकि देखो, कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा दो चीजें होनी चाहिए, एक जो दे रहा है यानी कि बोल रहा है, और दूसरा जिसने रिसीव किया। अब इस टाइम पे अगर मैं बोल रही हूँ, आई एम दी वन हु इज गिविंग दी सिग्नल्स, हु इज डिलीवरिंग दी लेक्चर, और आप क्या है, वो जो लिसन कर रहे हैं और फिर फाइनली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इंड्यूसर मैं हो गई, एंड द अदर पार्टी जो सामने है वो कौन हो गया, दैट विल बी द रिस्पॉन्डर। आप सुनेंगे, इंस्ट्रक्शंस लेंगे, और अकॉर्डिंगली जो है वो पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं या सो ऑन, इस टॉपिक को समझने के बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, दैट विल बी योर रिस्पॉन्स। आपसे मैं अगर क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप यस नो या उसका एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, दैट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पॉन्डर। तो इंडक्शन एक तरह का कम्युनिकेशन मेथड है, एक कम्युनिकेशन मोड है, जिसमें इंस्ट्रक्टर जो है वो इंड्यूसर होता है, जो आगे इंस्ट्रक्ट करता है किसको, दूसरे सामने वाले सेल्स को, अपने आसपास के नेबरिंग सेल्स को, ताकि वो आगे रिस्पॉन्ड कर सके इन अ पर्टिकुलर मैनर। और ये हमेशा स्पेसिफिक होती है, इट इज नॉट कि रैंडमली कोई भी इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो कोई भी जो इंटरेक्शन या कम्युनिकेट कर दिया कि भाई ऐसे ही कुछ भी उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया। नो, दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक कि हाँ, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जाएंगी, तभी वो सेल जो है इधर रेटिना, इधर कॉर्निया, इधर लेंस, सिलेरी मसल्स, या ये सब चीजें बनती हैं। ठीक है। सो आइए चलिए देखते हैं व्हाट इंडक्शन इज एक्चुअली। तो अगर हम बात करते हैं इंडक्शन प्रोसेस की, अभी मैंने आपको बताया व्हाट इट इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू सेल्स या नेबरिंग सेल्स, या फिर अब ये जरूरी नहीं है सेल्स या टिश्यूज के बीच में भी हो सकती है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ इंटरेक्शन या मोड ऑफ अ कम्युनिकेशन। अब ये कैसी इंटरेक्शन है, एक तो सबसे पहले क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सेल्स चाहिए, बहुत पास होने चाहिए, तभी इंडक्टिव इंटरेक्शंस या ये जो इंडक्शन प्रोसेस है होता है। इट्स अ क्लोज रेंज इंटरेक्शन बिटवीन दी टू और मोर सेल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा सेल्स भी हो सकते हैं, नॉट ओनली सेल्स, इसमें टिश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है। अब वो टिश्यूज जो है वो ऐसा नहीं है, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट हिस्ट्री। आगे हम इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ेंगे, एपिथेलियल, मेसेनकाइमल। एक एपिथेलियम है, एक है मेसेनकाइम, दोनों का डिफरेंट हिस्ट्री है, दोनों अलग टाइप का टिश्यू है, लेकिन आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। सो सेल्स वन और सॉरी टू और मोर देन टू सेल्स, टिश्यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड दी प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग है, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन होगी कम्युनिकेशन का मोड जो है वो इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ इंटरैक्शन। सिग्नल्स दिए जाएंगे, इंटरैक्शंस होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, कमांड्स दी जाएंगी कि आपने इस तरीके से बिहेव करना है।
सो इस वजह से ये जो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत क्लोज बाय हो रहा है, बहुत विसिनिटी में होता है नेबरिंग सेल्स के बीच में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट, इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज proximate interaction. तो क्या है, either proximate interaction, either by the name of induction, one or more, it is similar. induction या फिर proximate interaction, ये दोनों एक ही चीजें हैं, induction, proximate interaction. तो proximate हमने इसीलिए बोल दिया क्योंकि दो जो क्लोज रेंज में है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो बहुत क्लोज बाय एक दूसरे के नेबर में ही है, तभी तो, क्योंकि यहाँ क्या है, इस टाइम पे इंडक्शन क्या है, ये प्रोसेस हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो सेल्स ऑटोमेटिकली इतना बड़ा तो नहीं बना है, पास पास में ही है, और एक जो क्लोज बाय जो नेबरिंग सेल है वो बनेगा इंड्यूसर, और दूसरा उसके साथ का जो है वो रिस्पॉन्डर होगा जो रिसीव करेगा। तो अब हम बात जो इतनी देर से कर रहे हैं, एक सेल है, दूसरा सेल है, एक ने दूसरे को इंस्ट्रक्ट करना, तो ऑटोमेटिकली वी आर सेइंग इट्स अ मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। दिस इज पार्टी नंबर 1 एंड दिस इज द अदर पार्टी, पार्टी नंबर 2। अब एटलीस्ट हमें इतना तो पता चल गया कि दो मेजर कंपोनेंट्स हमें इंडक्शन प्रोसेस में चाहिए, वी रिक्वायर ऑलवेज एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स। क्यों, देखो यहाँ भी अगर हम बात करते हैं, इट्स वेरी कॉमन, अब हम आपस की बात कर ले, मैं यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, बट अंटिल अनलेस सामने वाला कोई है ही नहीं है, देयर इज नो ऑडियंस, देयर आर नो स्टूडेंट्स, तो जो मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ वो मैं किसको दे रही हूँ, किसी को भी नहीं, इट्स ऑल विल बी इन दी वेन, वो सबका सब वेस्ट हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, देखो जब तक कम्युनिकेशन, हम कब बात करते हैं कम्युनिकेशन की बात, हम तब करते हैं जब एक बोलने वाला है और दूसरा जो है वो सुनने वाला है। कम्युनिकेशन हमेशा दो पार्टीज के बीच में ही होती है, बोलने वाला बोलेगा तो दूसरा जो है वो सुनने वाला सुनेगा, उसके बाद वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। तो इट इज वेरी कॉमन कि दो कंपोनेंट तो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंटली चाहिए होते हैं, और वैसे ही इंडक्टिव इंटरैक्शन कह लो, प्रोक्सिमेट इंटरैक्शंस कह लो, या इंडक्शन कह लो, एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है, उस फर्स्ट कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इंड्यूसर। नाम है प्रोसेस का इंडक्शन, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, वी आर सेइंग इट इंड्यूसर, ठीक है। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है हमारे पास भाई, इंड्यूसर क्या हो गया, इंड्यूसर क्या है, वो टिश्यू है, वो सेल है जो कि सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब उसने सिग्नल्स जो है वो देने हैं, सिग्नल्स को प्रोड्यूस करना है, तो इट मींस कि वो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस द सिग्नल सो दैट जो सामने वाली पार्टी है वो उन सिग्नल्स को रिसीव करे, वंस इट इज रिसीव्ड, उसके बाद वो फिर एक्शन परफॉर्म करता है अकॉर्डिंगली टू दी सिग्नल, वट एवर सिग्नल इट इज रिसीविंग। तो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, इंड्यूसर है, ये वो हो गया जिसने सिग्नल या फिर सिग्नल्स जो है वो देने हैं, ताकि जो भी सो ऑन फर्दर इन फ्यूचर आगे जो चेंजेस होने हैं, चाहे बिहेवियर को लेके, चाहे उसके फेट को लेके, चाहे पोजीशनिंग, फंक्शनिंग, एनीथिंग जो है वो उस टिश्यू में वो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस आ सके, पहले सिग्नल्स निकलेंगे। मैं जब तक कुछ लेक्चर नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी ही नहीं कि हाँ भाई आज हम इंडक्शन और आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो आप लोग रिसीव क्या करेंगे, नथिंग। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, मैंने यहाँ पे आपको लेक्चर दिया, सिमिलरली इंड्यूसर क्या देगा, सिग्नल्स देगा। अब सेकंड कंपोनेंट उन सिग्नल को रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें कि सेकंड कंपोनेंट कौन है, भाई सेकंड कंपोनेंट है हमारा रिस्पॉन्डर। नाम से ही हमें पता चल रहा है द सेकंड कंपोनेंट इज द रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर कौन हो गया हमारा, रिस्पॉन्डर इज द वन व्हिच इज रिसीविंग द सिग्नल्स, ठीक है। ये सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, कहां से आने वाले सिग्नल्स, जो सिग्नल्स जो हैं सबसे पहले किसने दिए हैं, जो सिग्नल सबसे पहले निकाले हैं हमारे इंड्यूसर ने, यही सिग्नल्स जो है वो कहाँ पहुंचेंगे, टू द रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्डर ने उनको रिसीव करना है, या फिर हम कह सकते हैं इंड्यूसर सिग्नल देगा और जो टिश्यू, जो सेकंड कंपोनेंट है उससे इंड्यूस हो जाएगा, मतलब उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, दैट इज द रिस्पॉन्डर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ सिंपल सा एक एग्जांपल लें, अगर ये हम बात कर रहे हैं कि इस इंडक्शन में या कम्युनिकेशन में देर आर ऑलवेज टू कंपोनेंट, द फर्स्ट वन इज नोन एज व्हाट, द फर्स्ट वन इज नोन एज द
इंड्यूसर, और जो दूसरा है वो हम उसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्डर। ठीक है, अब ये जो इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर के बीच का जो कम्युनिकेशन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं व्हाट इट इज इंडक्शन। यही इंडक्शन प्रोसेस है। अब ये जो इंड्यूसर है, दिस इज द पार्टी वन, जिसको हम कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल और द टिश्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द सिग्नल्स, और ये है वो सेकेंड टाइप जिसने इंड्यूस होना है, द सेकेंड पार्टी ऑफ द कम्युनिकेशन मोड। अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो इंड्यूसर है, इसने क्या किया, इसने प्रोड्यूस किए हैं कुछ सिग्नल्स। ठीक है, अब ये जो इंड्यूसर्स हैं, इसने सिग्नल्स प्रोड्यूस किए। ये सिग्नल्स किसी भी तरह के सिग्नल्स हो सकते हैं जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्डर जो है वो रिसीव करेगा। एंड वंस इट रिसीव्स दीज सिग्नल्स, ये जो सिग्नल्स यहाँ से निकले हैं, ये सिग्नल्स जो है वो किसको इन्फ्लुएंस करेंगे, टू दी रिस्पॉन्डर। ये रिस्पॉन्डर फिर अकॉर्डिंग टू द रिसीव्ड सिग्नल सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये खुद क्या होगा, इंड्यूस्ड। ये खुद क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। वंस इट इज इंड्यूस्ड, इट विल बिहेव अकॉर्डिंग टू द सिग्नल इट इज रिसीविंग, अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। अब ये सिग्नल जो है वो उसके फेट का भी हो सकता है, इधर रिलेटेड टू द फेट, उसने बनना क्या है, या फिर उसकी डिवीजन से रिलेटेड हो सकता है, भाई उसने मल्टीप्लाई करना है, माइटोटिक रेट बढ़ना है, अब इसको ज्यादा मल्टीप्लाई करना है, या फिर उसका बिहेवियर, उसने बनाना क्या है अल्टीमेटली। इट कैन बी ईदर ऑफ देम। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है इनमें से, चाहे फेट हो गया, चाहे डिवीजन हो गया, चाहे बिहेवियर हो गया। सो तो इंड्यूसर जो है उसका काम क्या है, उसने सिग्नल्स को निकालना है, उसने सिग्नल्स को डिलीवर करना है, देना है। और ये दोनों जो है वो एक मैंडेटरी कंडीशन इंडक्शन में ये रहेगी कि दे विल ऑलवेज इन अ प्रोक्सीमेशन। ये दोनों आपस में बहुत क्लोज बाय होने चाहिए, तभी सिग्नल जो है वो ट्रैवल करके वहां तक पहुंच सकता है। They should be lying in a vicinity. So this will produce the signals going to the responder. Responder induce हो जाएगा। Once it is induced, हम कैसे बोल रहे हैं वो induce हो गए, क्योंकि इसने signals को receive कर लिया, interpret कर लिया है, और ये चाहे जिस मर्जी behavior से related हो, ये उसके accordingly अब perform करेगा अपना action। ठीक है, सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन और द डेफिनेशन ऑफ इंडक्शन। तो चलिए अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, जो हम इंडक्टिव इंटरैक्शंस में ही पढ़ते हैं, और ये जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है कॉम्पिटेंस। आपने शायद डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ये कॉम्पिटेंस जो है वो इंडक्शन के साथ साथ ही चलती है। इट इज नॉट लाइक एक कोई ऑल टुगेदर अलग टॉपिक नहीं है, इट इज इंक्लूडेड, इट इज रिलेटेड टू द इंडक्शन ओनली। तभी हम इंडक्शन और कॉम्पिटेंस इनको साथ साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कॉम्पिटेंस की बात करें तो कॉम्पिटेंस है क्या एक्चुअली, तो कॉम्पिटेंस जो है, अब देखो हमने अभी अभी ये बात करी कि भाई इंड्यूसर का काम क्या था, इंड्यूसर का काम था सिग्नल्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसने सिग्नल्स प्रोड्यूस किए, और इंड्यूसर जो है या रिस्पॉन्डर जो है, सॉरी, रिस्पॉन्डर जो है वो इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। ठीक है, और खुद इंड्यूस हो जाता है। लेकिन इस रिस्पॉन्डर के पास अगर ये पावर ना हो, इफ इट इज लाइक कि ये केपेबल ही नहीं है इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, इसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो क्या ये प्रोसेस या ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी? नो, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंड्यूसर के पास भी तो वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग तो बच्चे बड़े हैं, ठीक है, मास्टर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये मैं प्रोसेस पढ़ा रही हूँ इंडक्शन का, और ये प्रोसेस जो है या ये जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ये लेक्चर आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है। क्यों? बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड। आपने ये टॉपिक पढ़ा है या आपसे फेमिलियर है, या आप इस केपेबल है, आपका ब्रेन डेवलप्ड है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो यू आर वेल इन्फ्लुएंस्ड रिस्पॉन्डर। आप लोग जो है वो वैलिड रिस्पॉन्डर है। लेकिन अगर मैं यही टॉपिक जो है वो सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाऊं, या फर्स्ट क्लास या नर्सरी केजी के बच्चों को पढ़ाऊं, तो क्या वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अकॉर्डिंगली?
नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आइडियल सिचुएशन है वो क्या हो गई कि जो रिस्पॉन्डर है उसके पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है टू रिसीव दो सिग्नल्स, टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है ऑफ द रिस्पॉन्डर टू बिहेव इन दैट फॉर्म इज नोन एज कॉम्पिटेंस। सो आई होप आपको कॉम्पिटेंस का मतलब जो है वो समझ आ गया होगा कि जैसे इंडक्शन जो है वो इंड्यूसर की कैपेबिलिटी है कि सिग्नल्स देना या इंड्यूस करना, वैसे ही कॉम्पिटेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्पिटेंस जो टर्म है इट इज ऑल टुगेदर रिलेटेड टू द रिस्पॉन्डर। मतलब जब तक रिस्पॉन्डर के पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है, ये पावर ही नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड करे, तब तक स्पेसिफिक इंडक्शन होगी ही नहीं, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस होंगी ही नहीं, इंडक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, सो दिस एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ विच जो रिस्पॉन्डर है वो किसी भी सिग्नल को रिसीव कर रहा है विच इज कमिंग फ्रॉम द इंड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज कॉम्पिटेंस। तो इंडक्शन और कॉम्पिटेंस गोज हैंड इन हैंड। यहाँ से सिग्नल निकल रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्शन, यहाँ से वो जो सिग्नल्स है रिसीव किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द रिस्पॉन्डर। और इस वजह से ये इंडक्शन कॉम्पिटेंस जो है वो दोनों आपस में लिंक्ड प्रोसेसेस है। सो कॉम्पिटेंस की बात करें तो कॉम्पिटेंस जो है वो एक एक्टिवली रिक्वायर्ड या एक एक्टिव स्टेट है, ये पैसिव स्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि वंस इट इज रिसीविंग द सिग्नल वो बैठ ही नहीं सकता है रिस्पॉन्डर, इट हैज टू परफॉर्म इट्स एक्शंस जो उसने परफॉर्म करने हैं, रिस्पॉन्डर को एक्टिवली बिहेव करा। और ये रिक्वायर्ड भी कैसा एक्शन है? इट इज एक्टिवली रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर रिस्पॉन्डर एक्टिव नहीं होगा तो कॉम्पिटेंस हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसी का एग्जाम्पल एक, चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम किसका। फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग चिक है और एक है ममेलियन आई। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें मेमेलियन आई या फिर डेवलपिंग चिक है, इनमें क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोटीन जो अपेयर करती है विच इज मेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एक्टोडर्म ऑफ दैट प्रोटीन की बात कर लेते हैं पहले, तो जो सिग्नल है, ठीक है, दैट सिग्नल इज पैक्स6 प्रोटीन, इसका नाम है पैक्स6 प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? इन मेकिंग द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म किसके लिए कॉम्पिटेंट बना देगी? एक्टोडर्म को बनाएगा कॉम्पिटेंट ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाए इंडक्टिव सिग्नल को। कहाँ से आ रहा है? विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। मतलब ऑप्टिक वेसिकल क्या है? ऑप्टिक वेसिकल है एक इंड्यूसर। वो ऑप्टिक वेसिकल जो है वो क्या करेगा? पैक्स6 प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स जो है वो निकालेगा, और वो सिग्नल्स जो है वो एक्टोडर्म में जाएंगे, एक्टोडर्म उसको रिसीव करेगा। तब वो एक्टोडर्म कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब उसके पास कॉम्पिटेंस अगर नहीं होगी तो ऑप्टिकल वेसिकल से आने वाले सिग्नल्स जो है वो किसी काम के नहीं है। तो पैक्स6 प्रोटीन जो है वो दैट appears to be important in making this ectoderm very competent, ताकि ऑप्टिक वेसिकल से जो भी सिग्नल्स आएंगे वो ये एक्टोडर्म रिसीव करे और फिर उसके हिसाब से अपने एक्शंस परफॉर्म करे कि फर्दर उसने क्या बनाना है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। और ये जो पैक्स6 का प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? इट इज seen in the most commonly seen in the head ectoderm। आईज का होती है, हेड रीजन में ही है। सो ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्ड करती है किसको? ऑप्टिक वेसिकल से निकल रहा है सिग्नल, और इस ऑप्टिक वेसिकल से सिग्नल निकलने के बाद जब एक्टोडर्म उसको रिसीव करती है तो इट विल फर्दर फॉर्म द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द लेंस आल्सो। ठीक है, एंड दिस पैक्स6 प्रोटीन जो है इट इज नॉट सीन इन द अदर सरफेस एक्टोडर्म। ये एक्सक्लूसिवली यही, तभी हमने बात की है कि जब हम यहाँ बात करते हैं ना इंडक्शन, और ये हम बात कर रहे हैं इंड्यूसर और रिस्पॉन्ड। मैंने अभी आपको बोला कि अगर मास्टर स्टूडेंट्स है देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो स्पेसिफिसिटी आ गई। अगर मैं सेकेंड क्लास के बच्चों को ये पढ़ाऊंगी तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि टीचर क्या पढ़ा रही है। तो द ऑडियंस शुड बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिसिटी आ गई है। तो सेम यहाँ पे पैक्स6 की एक्सप्रेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली हेड एक्टोडर्म में देखी जाती है, जो कि रिस्पॉन्ड करती है टू दी ऑप्टिक वेसिकल और अल्टीमेटली क्या बनाएगी?
लेंस बनेगी। लेकिन बाकी जगह की सरफेस एक्टोडर्म में ये एक्सप्रेशन जो है वो पैक 6 की नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, रीजनल स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो चलिए यहाँ से हम बहुत इजीली ये विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम देख लेते हैं कि जो एक्टोडर्मल कॉम्पिटेंस जिसको हमने अभी बोला कि ये काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, हाउ इट इज वर्किंग। तो यहाँ क्या है, एक्टोडर्मल जो कॉम्पिटेंस है और एक्टोडर्मल की कॉम्पिटेंस किसके साथ, इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, इंड्यूसर है जी ऑप्टिक वेसिकल। किस ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं हम, जेनोपस में देख रहे हैं। ठीक है, एम्फीबियन जेनोपस में हम देख रहे हैं ऑप्टिक वेसिकल इज द इंड्यूसर। रिस्पॉन्डर कौन है, एक्टोडर्म। तभी हमने इसके साथ कौन सी टर्म लगाई है, वी हैव एडेड अ टर्म नोन एज कॉम्पिटेंस विद द एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल हो गया इंड्यूसर और एक्टोडर्म हो गई या सरफेस एक्टोडर्म हो गई ऑफ द हेड रीजन इज द रिस्पॉन्डर। तो यहाँ हम 4 केसेस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन में लेंस की इंडक्शन हो जाएगी, मतलब नॉर्मल लेंस बन जाएगा जब इसके नीचे की जो एक्टोडर्म है दैट इज गिविंग द सॉरी द ऑप्टिक जो वेसिकल है दैट इज गिविंग द प्रॉपर सिग्नल्स। पैक 6 की एक्सप्रेशन हो गई है। ठीक है, तो इंडक्शन हुआ, इट मींस कि क्या है कि प्रॉपर जो है वो लेंस बन गया। ठीक है, प्रॉपर लेंस बन रहा है क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस जो है वो हो रहा है। एक इंड्यूसर भी प्रेजेंट है यहाँ पे, दूसरा हमारा रिस्पॉन्डर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई व्हाट इंडक्शन प्रोसेस इज हैपनिंग नॉर्मली, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल ने विद द हेल्प ऑफ पैक 6 एक्सप्रेशन प्रॉपर नॉर्मल लेंस बन गया, सरफेस एक्टोडर्म को दिया और उसने बना दिया क्या, उसने लेंस बना दिया। दूसरा केस अगर हम देख ले, दूसरे केस में क्या है, अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ऑप्टिक वेसिकल यहाँ पे इट कैन नॉट प्रोड्यूस और कैन नॉट इंड्यूस द एक्टोडर्म, दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट। क्योंकि ट्रंक रीजन की हमने अभी बोला पैक्स 6 इज द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन, और ये यूजुअली हमें कहाँ देखने को मिल रही है, इट इज प्रेजेंट इन दी हेड रीजन ओनली। जबकि ये कौन सा रीजन है, दिस इज द ट्रंक रीजन। तो ट्रंक रीजन में तो इसकी एक्सप्रेशन होती नहीं। ऑप्टिक वेसिकल अगर वहां होगा भी तो लेंस जो है वो बनेगा ही नहीं, सरफेस एक्टोडर्म बिहेव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रीजनल स्पेसिफिसिटी का रोल भी आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर के पास एक कंपैटिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो कंपैटिबिलिटी इन बिटवीन देम। तो सेकंड केस हो गया। ठीक है, अब हमने थर्ड केस अगर देखें कि थर्ड केस में तो ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव ही कर दिया है, मतलब इंड्यूसर ही नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो इंड्यूसर। तो क्या रिस्पॉन्डर, मतलब मैं अगर चुप हो जाऊं तो आप क्या पढ़ेंगे, आपको तो कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा। तो अगर इंड्यूसर ही नहीं है तो जो रिस्पॉन्डर है चाहे उसके पास कॉम्पिटेंस है तब भी लेंस नहीं बनेगा। दिस इज द थर्ड आइडियल सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन में या फोर्थ केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई और टिश्यू ले लिया है, कौन सा, मतलब इंड्यूसर कोई और ले लिया है। नाउ हेयर देयर इज सम अदर काइंड ऑफ इंड्यूसर, वो भी है तो इंड्यूसर ही लेकिन कोई और है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जहाँ नेटिव, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे पास दो मोड है कम्युनिकेट करने के, या तो हिंदी या इंग्लिश। मैं यहाँ बोल रही हूँ, आपको समझ आ रही है बहुत इजीली। इंड्यूसर यानी कि जो टीचर है वो तो बैठा है, लेकिन वो जिस मोड से आपको पढ़ा रहा है वो आपको इजीली जो है वो आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ मैं आपको किसी और कंट्री से, किसी ऐसी कंट्री से कोई जो टीचर है, एडुकेटर बुला दूं जिसका कम्युनिकेटिव मोड जो है वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा, मतलब वो किसी और लैंग्वेज, किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा है, देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज गोइंग टू स्पीक। मतलब आपके पास कॉम्पिटेंस है, आप रिसीव करने के लिए, आप पढ़ने के लिए रेडी बैठे हो, लेकिन क्या है, जो इंड्यूसर है वो है तो टीचर लेकिन कोई और तरह का है, स्पेसिफिसिटी नहीं हुई, आपके आपस में कम्युनिकेशन का मोड ही नहीं बनेगा। सो यहाँ क्या है, अगेन इंडक्शन प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। सो चार केसेस, चारों केसेस में हमने पढ़ लिया। एक में नॉर्मल इंडक्शन तभी होती है जब बोलने वाला, सुनने वाला या फिर इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर दोनों आपस में कंपैटिबल है।
और आइडियल सिचुएशन तभी होगी जब दोनों के पास अपनी अपनी स्पेसिफिसिटी है। दूसरे में केस में हमने क्या किया कि ऑप्टिक वेसिकल तो है लेकिन हमने जो रिस्पॉन्डर है उसी को चेंज कर दिया। थर्ड, हमने कहा इंड्यूसर है ही नहीं। और फोर्थ कह दिया इंड्यूसर भी है रिस्पॉन्डर भी है, लेकिन इंड्यूसर जो है वो कोई और है अदर देन दैट। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्शंस। तो अगर हम इंडक्शंस की बात करें तो इंडक्शन की दो तरह के मोड्स होते हैं या टू मेजर काइंड ऑफ द इंडक्टिव इंटरैक्शंस आर सीन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड द वेरी फर्स्ट इज नोन एज इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन एंड द सेकंड वन इज नोन एज द परमिसिव इंटरैक्शन। ये दो तरह के इंडक्शन प्रोसेसेस होते हैं और इन्हीं में से मेजर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस कौन सी है, परमिसिव इंटरैक्शंस कौन सी है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इफ वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस, अगर हम इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस की बात करें तो इंस्ट्रक्टिव नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा है, मतलब यहाँ क्या है, इंड्यूसर ने सिग्नल दिया इन द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। वो तो चलो कमांड तो वो वैसे ही दे रहा है इंस्ट्रक्शन, लेकिन सिग्नल जो है वो इंड्यूसिंग सेल दे रहा है एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी। मतलब अगर ये इंस्ट्रक्शंस उसको ना मिले तो जो रिस्पॉन्डर है उसमें वो न्यू जीन का जो एक्सप्रेशन है वो होगा ही नहीं। सो फॉर इनिशिएटिंग दैट एक्सप्रेशन इट रिक्वायर द इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। मतलब अगर इंड्यूसर नहीं होगा रिस्पॉन्डर काम ही नहीं करेगा। मतलब without the inducing cell the responding cell would not be able to differentiate in a particular way, जिस तरीके का उसको बनना चाहिए था। यहाँ ये थर्ड वाला इंड्यूसर ही नहीं है तो क्या होगा, लेंस बनेगा ही नहीं। और लेंस को बनाने के लिए अगर हम फर्स्ट कंडीशन ले तो नॉर्मल इंडक्शन को करने के लिए हमें प्रॉपर ऑप्टिक वेसिकल चाहिए और लेंस चाहिए, सॉरी सरफेस एक्टोडर्म चाहिए, तभी लेंस बनेगा। अदरवाइज अगर इंड्यूसर नहीं है तो लेंस नहीं बनेगा फ्रॉम दी सरफेस एक्टोडर्म। तो क्या है, ये हो गई इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। मतलब अनटिल अनलेस इंड्यूसिंग सेल जो है वो जब तक सिग्नल्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक रिस्पॉन्डिंग सेल जो है जिस तरीके का उसको बिहेव करना चाहिए वो नहीं कर सकता। और इसी को हम फिर से ऑप्टिक वेसिकल के एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। जैसे व्हेन द ऑप्टिक वेसिकल इज एक्सपेरिमेंटली प्लेस्ड अंडर अ न्यू रीजन। यहाँ हमने एक और चीज भी देखी सेकंड केस में, ऑप्टिक वेसिकल तो है इंड्यूसर तो है, लेकिन यहाँ पे इंड्यूसर को हमने डाल दिया कहाँ, हमने तो ट्रंक एक्टोडर्म के साथ उसको डाल दिया। तो क्या वो ट्रंक एक्टोडर्म उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं, लेंस तो बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रंक की सरफेस एक्टोडर्म को किसी और टाइप का इंड्यूसर चाहिए, वो तो बना ही नहीं। हाँ, हेड एक्टोडर्म को नॉर्मल इंडक्शन करने के लिए ताकि वो ऑप्टिक वेसिकल बनाए उस सॉरी ताकि वो लेंस बनाए उसको ऑप्टिक वेसिकल चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। यही इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन की वजह से ये जो हेड एक्टोडर्म है ये लेंस बनाती है। किसकी हेल्प से? ऑप्टिक वेसिकल ने क्या किया, ऑप्टिक वेसिकल ने सिग्नल्स दिए, उन वेसिकल से निकलने वाले सिग्नल्स को अच्छे से काम करने के लिए जो प्रोटीन है दैट इज पैक6 प्रोटीन, ये सरफेस एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंट बनाएगी ताकि वो क्या बना पाए, ताकि वो बना पाए लेंस। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी, इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वेसल्स, और इन्होंने क्या किया था 1977 में 3 मेजर प्रिंसिपल्स या जनरल प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया था फॉर शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस। उसके लिए उन्होंने 3 जो मेजर प्रिंसिपल्स थे, गाइडलाइंस कह सकते हैं वो उन्होंने, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, वो बताई थी फॉर द इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। उन्होंने कहा कि अगर ए टाइप का टिश्यू है इन द प्रेजेंस ऑफ टाइप टिश्यू ए, जो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू है टिश्यू बी, वो एक अलग मतलब एक सर्टेन मैनर में जो है वो डेवलप करेगा या बिहेव करता है। हमने अभी बात की कि कम्युनिकेशन के 2 मोड हैं। वी रिक्वायर ऑलवेज 2 थिंग्स, 2 मेजर कंपोनेंट्स।
एक इंड्यूसर दूसरा रिस्पॉन्डर, यही दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेशन आइडियल हो यानी कि इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन के लिए ये टाइप ए और टाइप बी टिश्यू चाहिए ही है, दोनों आपस में कंपैटिबल भी होने चाहिए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात क्या कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ टिश्यू ए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो क्या टिश्यू बी डेवलप कर पाएगा? सेम केस, जब हमने ऑप्टिक वेसिकल को निकाल दिया वहां से तो क्या लेंस बन रहा था? नहीं। चाहे सरफेस एक्टोडर्म है भी है लेकिन ऑप्टिक वेसिकल ही नहीं है भाई यहाँ पे, तो लेंस तो बनेगा ही नहीं सरफेस एक्टोडर्म से। ठीक है, तो वो इन अ सर्टेन वे इट विल नॉट बिहेव। थर्ड क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ टिश्यू ए, मतलब यहाँ अब ए नहीं है लेकिन ए की जगह पे अगर हम बी सॉरी सी यहाँ रख दें जो एक इंड्यूसर ही है लेकिन किसी और टाइप का, तो क्या बी वैसे बिहेव करेगा जैसे ए की प्रेजेंस में बिहेव कर रहा था? नहीं। तो ये जो हमने यहाँ कंडीशन देखी थी, ये अदर देन दैट वी हैव पुट ऑप्टिक वेसिकल की जगह पे हमने कोई और टिश्यू रख दिया हेड एक्टोडर्म में, तब भी लेंस नहीं बना। सो इन द प्रेजेंस ऑफ tissue C, tissue B will not behave in a or develop in a certain way. So three major principles है to explain the characteristics of the instructive interactions. सेकेंड टाइप की इंटरैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ द इंटरैक्शन इज नोन एज द परमिसिव इंटरैक्शन। अब ये जो इंटरैक्शंस हैं ये क्या बोलती हैं, अगर आपको ध्यान है तो हमने अभी अभी जो पढ़ी है दैट इज द इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस। तो ये जो परमिसिव इंटरैक्शंस हैं, ये परमिसिव इंटरैक्शंस क्या करती हैं, ये क्या ये है तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही है, लेकिन परमिसिव इंटरैक्शंस का मतलब क्या है कि जो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू है मोर और लेस ये उसके फेवर में ज्यादा है, मतलब उससे ज्यादा रिलेटेड है। कैसे? ये रिस्पॉन्डिंग टिश्यू में वो सारे पोटेंशियल्स है कि नहीं है ताकि वो अच्छे से अपने ट्रेट को एक्सप्रेस कर सके, या फिर उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जो देखो इंड्यूसर भी है रिस्पॉन्डर भी है, दोनों है लेकिन आइडियल कंडीशंस नहीं है, तो क्या होगा? परमिसिव इंटरैक्शंस जो है वो आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करेगा ताकि उन इस रिस्पॉन्डर और इंड्यूसर का जो कम्युनिकेशन था वो फ्रूटफुल हो सके। ठीक है, सो सेकेंड टाइप ऑफ जो इंडक्शन है वो होती है परमिसिव इंटरैक्शन, मतलब परमिशन दे रहा है उसको। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द आइडियल सिचुएशंस इन द नियर बाय इन्वायरमेंट, ताकि वो अलाउ करे, वो कंडीशंस अलाउ करे ताकि जो रिस्पॉन्डर है वो अपनी पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस कर सके और जो भी ट्रेट लेके आना है वो ट्रेट वो बना सके। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें सॉलिड कुछ टिश्यूज है, बहुत सारे टिश्यूज ऐसे हैं जिनके लिए अगर उन्होंने डेवलप करना है दे रिक्वायर अ प्रॉपर सॉलिड सबस्ट्रेट, उनको नीचे एक बेसल लेमिना या फिर एक सॉलिड सबस्ट्रेट एक लेयर चाहिए तभी वो डेवलप कर पाते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू डेवलप। फाइब्रोनेक्टिन एंड और या फिर लेमिनिन, ये टिश्यू हैं दो जो कि तब तक डेवलप नहीं करेंगे, तब तक एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, तब तक डेवलप नहीं कर पाते हैं जब तक उनको एक सॉलिड सबस्ट्रेट नहीं मिलता। सो आइडियल कंडीशन क्या हो गई है? आइडियल कंडीशन है प्रोविजन ऑफ द सॉलिड सबस्ट्रेट। तो परमिसिव इंटरैक्शन वो सॉलिड सबस्ट्रेट जो है वो प्रोवाइड करके देगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लेमिनिन एंड द फाइब्रोनेक्टिन टिश्यू। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें, आई होप आपको ये चीज जो है परमिसिव इंटरैक्शन, दी सेकेंड टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज क्लियर टू यू दैट परमिसिव इंटरैक्शन क्या देती है हमें? परमिसिव इंटरैक्शन देती है environment that allows the expression of these traits। अब ट्रेट तो इंड्यूसर में रिस्पॉन्डर में है, मतलब कॉम्पिटेंस तो है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो कॉम्पिटेंस किसी काम की नहीं है। ठीक है, नाउ ये तो हो गई हमारी दो टाइप की इंटरैक्शंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैस्केड ऑफ इंडक्शन, मतलब इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं, सिक्वेंशियल इंडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडक्शन की तो हम हमेशा ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ भाई ऑप्टिक वेसिकल ने इंस्ट्रक्शंस दी और लेंस बन गया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं और लेंस बन गया, लेकिन वंस द लेंस हैज फॉर्म
लेंस बन गया है, वो रिस्पॉन्डर था, ठीक है, रिस्पॉन्डर कॉम्पिटेंस हुआ, लेंस बन गया। नाउ दिस लेंस वंस इट इज फॉर्म इट कैन देन इंड्यूस द अदर टिश्यूज आल्सो। मतलब अब जो ऑप्टिक लेंस वंस इट इज फॉर्म्ड थ्रू द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन, अब ये खुद इंड्यूसर बन गया है। अब वंस इट इज इंड्यूसर, ये आगे फिर जो अलग टिश्यूज को भी इंड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से हमेशा जब हम बात करते हैं इंडक्शन की, इट इज अ कैस्केड, मतलब बहुत सारे न्यूमरस सेवरल स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेसेस या पाथवे में चलते हैं। कैसे? फर्स्ट इंडक्शन हुआ था बिटवीन दी सरफेस एक्टोडर्म और किसके बीच में? ऑप्टिक वेसिकल के बीच में। अब वंस द लेंस इज फॉर्म्ड मींस ऑप्टिक लेंस इज फॉर्म्ड, अब ये ऑप्टिक लेंस खुद एक इंडक्शन प्रोसेस करने के लिए या खुद इंड्यूसर बन जाता है। अब ये किसको करेगा? ये आगे और टिश्यूज को इंड्यूस करेगा, और इस तरीके से न्यूमरस स्टेप्स चलते हैं जिसकी वजह से इतने सारे टिश्यूज एक सिंगल ऑर्गन आई में आते हैं। ठीक है, सो वंस द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ क्या है, दैट इज द ऑप्टिक लेंस। वंस द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू द ऑप्टिक लेंस इज फॉर्म्ड, तो क्या है? अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, वंस दिस ऑप्टिक लेंस इज फॉर्म्ड, ये आगे किसको करेगा? इट कैन इंड्यूस द अदर टिश्यूज एज वेल। तो दैट इज द कैस्केड ऑफ द इंडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू जो है, अब देखो एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। हमने, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे एक और टर्म यहाँ लिखी हुई है, दैट इज द रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाना। जो चीज अभी एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ गई है, वापस से वो अपनी जगह पे आ रही है, दैट इज रेसिप्रोकेट होना। ठीक है, अब यहाँ क्या था, जब हमने स्टार्टिंग की थी, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ऑप्टिक वेसिकल वाज द इंड्यूसर। हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्टिक वेसिकल क्या है? ऑप्टिक वेसिकल पहला इंड्यूसर है, जिसने क्या बनाया? जिसने सरफेस एक्टोडर्म को क्या किया है? सरफेस एक्टोडर्म को उसने क्या किया? सिग्नल्स दिए हैं टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म द लेंस। हम यही बोलते आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ अगर हम देखें, रेसिप्रोकल टर्म हमने डाल दिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि वंस द लेंस इज फॉर्म्ड, पहले तो कैस्केड देख लेते हैं। वंस द लेंस इज फॉर्म, तो हम कह रहे हैं ये लेंस जो है वो इतना केपेबल हो जाता है कि ये खुद भी क्या बन रहा है? अब ये ऑप्टिक लेंस भी खुद एक इंड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब ये इंड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये आसपास के टिश्यूज को जो इसके एडजॉइनिंग विसिनिटी में है, उनको भी क्या करेगा? उनको भी ये इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी में आ गया है। और यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ अब फेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। कैसे? नॉट द डेवलपमेंट फेट बट द बिहेवियरल फेट। यहाँ ऑप्टिक वेसिकल, जिसको अभी तक हम इंड्यूसर इंड्यूसर बोली जा रहे थे, वो अब रिस्पॉन्डर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। रिस्पॉन्डर किसके लिए? रिस्पॉन्डर ऑप्टिक लेंस के लिए। मतलब ऑप्टिक लेंस अभी यहाँ पे इंड्यूसर का काम करेगा, और ऑप्टिक वेसिकल जो है वो रिस्पॉन्डर। तो हो गया रेसिप्रोकेट। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स सिक्रीटेड बाय द लेंस, ये जो ऑप्टिक वेसिकल है, ये ऑप्टिक वेसिकल क्या क्या बनाता है? देखो, ऑप्टिक वेसिकल बनाएगा ऑप्टिक कप। फिर ये वॉल ऑफ ऑप्टिक कप जो है फर्दर डिफरेंशिएट कर जाती है दो लेयर्स में। हम पढ़ते हैं पिगमेंटेड लेयर, अभी बताया था मैंने आपको, रेटिना जिसमें रॉड और कोन सेल्स होते हैं, और दूसरा कौन सा पार्ट है रेटिना का? न्यूरल रेटिना, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है। सो सच इंटरैक्शंस आर नोन एज रेसिप्रोकल इंडक्शन। हो गया उल्टा। पहले हम स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ये देखते आ रहे हैं कि ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसर है, लेकिन एक बार ऑप्टिक लेंस बन गया, वही ऑप्टिक लेंस अब इंड्यूसर की तरह काम करेगा। फिर वो बोलेगा ऑप्टिक वेसिकल को कि भाई अब तू रिस्पॉन्ड करेगा, अब तेरी बारी है रिस्पॉन्ड करने की, तुमने रिस्पॉन्ड करना है। और क्या बनाना है? फर्दर ऑप्टिक कप बनाना है। ऑप्टिक कप फर्दर डिफरेंशिएट करेगा किसमें? दो लेयर्स में, एक है पिगमेंटेड लेयर, एक है न्यूरल लेयर। लेयर का कंबाइंड नाम क्या है? रेटिना। चलिए इसको इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं पहला प्रोसेस इंडक्शन का, सिंपल इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। ऑप्टिक वेसिकल थी, ऑप्टिक वेसिकल ने सरफेस एक्टोडर्म को बोला कि तुमने क्या बनाना है? तुमने बनाना है ऑप्टिक कप, सॉरी लेंस बना दिया।
वंस द लेंस इज फॉर्म्ड, सॉरी, वंस द लेंस, पहला इंडक्शन तो हो गया किसके बीच में, लेंस के बीच में, ऑप्टिक वेसिकल के बीच में। अब वंस द लेंस इज फॉर्म्ड, वंस द लेंस इज फॉर्म्ड, ये लेंस क्या है, ये लेंस इंड्यूस करेगा किसको, ये लेंस इंड्यूस करेगा, अब रिस्पॉन्डर कौन सा हो गया है, ऑप्टिक कप। अब जो ऑप्टिक कप है, ऑप्टिक वेसिकल है, सॉरी, ऑप्टिक वेसिकल ने क्या बनाना है, अब पहले क्या था, ऑप्टिक वेसिकल ही था ना, अब वो ऑप्टिक वेसिकल जो है वो रिस्पॉन्डर की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज एन रिस्पॉन्डर, और जो लेंस है इट विल बिहेव एज एन इंड्यूसर। वो बोलेगा ऑप्टिक वेसिकल क्योंकि तूने क्या बनाना है, तुमने बनाना है ऑप्टिक कप, ठीक है। अब इन मीनवाइल ऑप्टिक कप फर्दर इंड्यूस होगा और क्या बनाएगा, दो लेयर में डिफरेंशिएट कर जाएगा, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर जो है वो पिगमेंटेड लेयर होगी रेटिना की, इनर लेयर जो है वो न्यूरल रेटिना बनेगा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, सो ऑन बाय द फर्दर डेवलपमेंट। मतलब एक बार जो इंडक्शन प्रोसेस कैसे चल रहा था वो रिवर्स भी हो सकता है, जो पहले इंड्यूसर था वो अब क्या बन सकता है, रिस्पॉन्डर। तो ये प्रोसेस जो है वो रेसिप्रोकल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक वेसिकल ही रहेगा एंड तक, नहीं, ऑप्टिक वेसिकल जो है वंस द लेंस इज फॉर्म्ड, ये ऑप्टिक वेसिकल जो है बिहेव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्पॉन्डर, इंड्यूसर ही नहीं रहेगा, फिर रिस्पॉन्डर बन गया तो वो खुद क्या बना देगा, ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक कप बना देगा, फर्दर डिफरेंशिएटिंग इनटू टू लेयर्स। यही वो चीज यहाँ पे आपको बताई गई है विद द हेल्प ऑफ द नेम्स। देखो हम स्टेजेस पढ़ते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजी, गेस्ट्रुला, गेस्ट्रुला में भी हम पढ़ते हैं अर्ली गेस्ट्रुला, लेट गेस्ट्रुला, न्यूरुला, लेट न्यूरुला, ठीक है। तो यहाँ जो चेंजेस हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं इंडक्शन में, यानी कि इंड्यूसर जो है वो रिस्पॉन्डर की तरह बिहेव कर रहा है। देखो क्या था, ऑप्टिक कब था, ऑप्टिक कब बन रहा था, ऑप्टिक कप, उसके बाद क्या बना, ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है। वंस द लेंस इज फॉर्म्ड, ये लेंस जो है ये किसको देगा सिग्नल्स, नाउ ऑप्टिक वेसिकल को। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इंड्यूसर, ये क्या हो गया, ये बन गया, सॉरी, ये बन गया रिस्पॉन्डर। अब इस ऑप्टिक वेसिकल ने क्या बना दिया भाई, इसने बना दिया है ऑप्टिक कप। ये ऑप्टिक कप फर्दर डिफरेंशिएट कर जाएगा इनटू टू लेयर्स जो हम पढ़ रहे हैं, आउटर पिगमेंटेड लेयर, इनर न्यूरल लेयर, एंड फाइनली रेटिना, बाकी चीजें भी बन जाएंगी, कॉर्निया, लेंस एंड सो ऑन। जब फाइनल जो है वो एम्ब्रियो जो है फुली डेवलप कर जाएगा, जब उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आई जो है वो फुली डेवलप हो जाएगी विद ऑल दी स्ट्रक्चर्स जो हम यहाँ देख रहे हैं। कॉर्निया भी बन गया, लेंस भी बन गया, न्यूरल रेटिना, पिगमेंटेड रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, लेंस, एवरीथिंग इज फॉर्म्ड, ठीक है। बट नाउ द फेट हैज बीन चेंज, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इवेंट्स तो चलते हैं इसमें बहुत सारे, बट दे कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। यही चीज है, अब देखो यही चीज है यहाँ पे जो यहाँ लिखी हुई है कि लेंस जो है वो एक्टोडर्म को इन्फ्लुएंस करता है फर्दर ऑन, हमने बात की ना, कैस्केड है इसमें, चेन वाइज स्टेप्स चलते हैं। तो लेंस व्हाट वंस इट इज फॉर्म्ड, इट इज इन्फ्लुएंसिंग द एक्टोडर्म आल्सो टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म द कॉर्निया। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखो अगर आप देखेंगे तो लेंस व्हाट वंस इट इज फॉर्म्ड, इट इज इंड्यूसिंग द prospective corneal ectoderm to form what, to form the cornea. Then लेंस की ही, लेंस फॉर्मिंग एक्टोडर्म जो है या कॉर्निया फॉर्मिंग एक्टोडर्म, वंस दे आर अचीव्ड, वंस दे हैव अ पर्टिकुलर कॉम्पिटेंस, तो वो सिग्नल्स किससे ले रही हैं, सिग्नल्स ले रही हैं किससे, लेंस से ले रही है, और बन गई। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लेंस, कॉर्नियल जो एक्टोडर्मल सेल्स थे वो आगे फर्दर ऑन कॉलमनर सेल्स बना देते हैं, मल्टीपल लेयर ऑफ कोलेजन बना दे, सिक्रीट हो जाती है। तो इट्स द सेम, मीसेनकाइमल सेल्स आ गए न्यूरल के क्रेस्ट में से, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इसी कोलेजन को यूज करते हैं टू एंटर द एरिया, टू एंटर द एरिया एज वेल एज टू सिक्रीट द सेट ऑफ प्रोटीन्स, और यहाँ जो है वो
उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है विच इज द एंजाइम हाइलुरोनिडेज। अब ये हाइलुरोनिडेज ही है जिसकी हेल्प से फर्दर जो प्रोस्पेक्टिव कॉर्निया थी वो या प्रिजम्पटिव कॉर्निया थी फाइनली कॉर्निया बनाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द थर्ड सिग्नल अगेन कमिंग फ्रॉम द लेंस ओनली। उसके लिए हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन चाहिए। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो क्या कर देता है, वो डिहाइड्रेट कर देता है टिश्यू को, एंड वंस द टिश्यू कॉर्नियल टिश्यू इज डिहाइड्रेटेड वो उसको ट्रांसपेरेंट बना देता है, एंड दैट्स हाउ द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। तो मल्टीपल सीक्वेंशियल इंडक्टिव इवेंट्स चलते हैं जिस वजह से हम कह रहे हैं कि इट्स अ कैस्केड ऑफ द इवेंट्स, एंड इसमें से ऐसा नहीं है कि सारे एक ही लाइन में जा रहे हैं, सम ऑफ देम दे कैन बी रेसिप्रोकेटेड। मतलब एक टाइम पे इंड्यूसर जो है वो रिस्पॉन्डर की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है, एंड दैट्स हाउ द कंप्लीट आई इज फॉर्म्ड। So this completes your the 12th topic of this series which was inductive interactions, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ा हमने इंडक्शन, एक पढ़ा हमने कॉम्पिटेंस। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ लिंक्ड हमने ऑप्टिक लेंस जो है या ऑप्टिक वेसिकल की जो इंडक्शन कैसे प्रोसेस चलता है क्या है इसकी, और प्लस इंडक्शन की दो मेजर टाइप्स इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंटरैक्शंस उनको पढ़ा, प्लस कैस्केड ऑफ इंडक्शंस को भी हमने अच्छे से डिस्कस करा। अब इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट नंबर 13 है, क्योंकि छोटा सा है इसीलिए मैंने इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर लिया है, इस लेक्चर में ही इसको इंक्लूड कर लिया है। आई एम नॉट मेकिंग एन अनदर वीडियो फॉर दिस बिकॉज ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। एंड द टॉपिक नेम इज एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस। तो इसको चलिए स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। अगर आपको ध्यान होगा एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें नेट सीएसआर के, तो बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट भी हो जाता है, कई बार दोनों बार में, और सॉरी जून और दिसंबर के एग्जाम्स में दोनों बार इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं लेकिन हाँ रीफ्रेम्ड होते हैं, दे आर रीस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, बट हाँ इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज दिस एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं, प्लस दिस टॉपिक इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे बेस्ट स्टडीड केस है जब, और इसको हम एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शन को हम अलग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसी प्रोसेस में इंडक्शन होती है, ठीक है। तो बेस्ट स्टडीड केस जो है, अगर इंडक्शन का देखना है, एग्जाम्पल देखना है इंडक्शन का अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिक लेंस वाला जो अभी हमने देखा, वो कौन सा है, वो है ये वाला। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडक्शन इज दिस एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस, ठीक है। अब ये जो इंटरैक्शंस हैं, ये इंटरैक्शंस क्या हैं, दीज इंटरैक्शंस आर इन बिटवीन दी what in between the two kind of the sheets। कौन कौन सी sheets है, one sheet is epithelial cells and the another cells are the mesenchymal cells, ठीक है। ये जो mesenchymal cells है, ये mesenchymal cells और epithelial cells, देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, what नाम से ही पता चल रहा है कि एपिथेलियल सेल्स और मेसेनकाइमल सेल, यानी कि इन दोनों के बीच में ये इंटरैक्शंस जो है वो होंगी, यानी कि इंडक्शन का प्रोसेस जो है वो इन दो शीट्स के बीच में हो रहा है, इन दो टिश्यूज के बीच में हो रहा है, इन दो लेयर्स के बीच में हो रहा है। इंडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज द डिटेल, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द इंडक्शन प्रोसेस, उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, बट हम एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरैक्शन जिसमें ये दो टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, वन इज एपिथेलियल अनदर वन इज मेसेनकाइमल, इसलिए इस टाइप की इंटरैक्शंस को क्या बोलते हैं, इस टाइप की इंटरैक्शंस को बोला जाता है एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस। तो बात हम कर रहे हैं एपिथेलियल मेसेनकाइमल की, तो हमें पता होना चाहिए ना कि एपिथेलियल क्या है या एपिथेलिया क्या है और मेसेनकाइमल टिश्यू क्या है। एपिथेलिया क्या होता है, एपिथेलिया एक्चुअली जो है वो शीट्स फॉर्म का ही टिश्यू है, इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ईदर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू सॉरी शीट्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि दे आर शीट्स और द ट्यूब्स ऑफ द कनेक्टेड सेल्स, आपस में जुड़े हुए सेल्स हैं जो कि शीट्स की फॉर्म में है ईदर प्रेजेंट, और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, ठीक है।
और ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम एनी जर्म लेयर। अब 3 जर्म लेयर्स हमें पता है, हम पढ़ते हैं गैस्ट्रुलेशन में या डेवलपमेंट में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों में से किसी एक जर्म लेयर से निकल रहे हैं, एपिथेलियम। अब मेसेनकाइमल की बात करें या मेसेनकाइम की बात करें, एपिथेलिया क्या था? कनेक्टेड टिश्यूज। उनके उसके बिल्कुल ऑपोजिट मेसेनकाइम है। मेसेनकाइम थोड़ा सा लूजली पैक्ड टिश्यू होता है, इट्स नॉट वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर। और इसमें क्या है? इट इज अ लूजली पैक्ड टिश्यू, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। उसमें व्हाट वी वर सेइंग द सेल्स वर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना? तो मेसेनकाइमल सेल नाम से ही पता है, एपिथेलियल सेल कौन सी से? मोस्ट प्रोबेबली द एक्टोडर्मल लेयर, एक्टोडर्म यानी कि फर्स्ट जर्म लेयर। mesenchymal जो है, the mesenchymal as the name suggests it is derived from the, अब देखो epithelial cells जो है वो एंडोडर्म से भी हो सकती है, एक्टोडर्म से भी हो सकती है, बट the mesenchymal is exclusively derived from the mesoderm या फिर neural crest से। the origin is very clear cut, ठीक है, and it is a loosely packed tissue, unconnected cells, ठीक है। तो यहां अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, ऑल दी ऑर्गन्स दे कंसिस्ट एन एपिथेलियम, उनके पास एपिथेलियम होगी ही होगी, और उसी के साथ एसोसिएटेड एक मेसेनकाइमल लेयर भी होगी। कोई ऐसा टिश्यू, कोई ऐसा ऑर्गन हो ही नहीं सकता जिसमें एपिथेलियम के साथ एसोसिएटेड मेसेनकाइम ना हो। दैट्स व्हाई जब हम इंटरैक्शंस की बात करते हैं, सो दिस एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शन इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसी भी सेल या टिश्यू में हो ही नहीं सकता है, किसी ऑर्गन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एपिथेलिया ना हो या मेसेनकाइम ना हो। दैट्स व्हाई दीज इंटरैक्शंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ एक एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस के एग्जांपल्स हैं। ऑर्गन आपको एक साइड दिख रहे हैं, यहाँ पे क्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्यूटेनियस स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो आपको बाहर से, हेयर जो आपकी स्किन पे, अब हेयर है हमारी स्किन पे, फेदर्स नहीं होते, और हमें पता ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ द बर्ड्स, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, क्यूटेनियस स्ट्रक्चर ही है। अब इसके केस में अगर हम बात करें, एपिथेलियल कंपोनेंट क्या है? एपिडर्मिस। मेसेनकाइमल कंपोनेंट क्या है? डर्मिस। वी नो दैट स्किन में 2 लेयर्स होती हैं, एक है एपिडर्मल लेयर ऊपर वाली, डर्मल लेयर नीचे वाली। एपिथेलियल, मेसेनकाइमल। लिम्ब, हमारे लिम्स, लिम्ब के केस में एक्टोडर्म कमिंग फ्रॉम द एपिडर्मिस, कमिंग फ्रॉम द एक्टोडर्म, ठीक है। और मेसेनकाइम, अगेन मेसेनकाइम के केस में अगर आप यहाँ देखोगे, अभी हमने पढ़ा कि उसका तो फेट डिसाइडेड है भाई, उसने तो एक ही जर्म लेयर से आना, कौन सी? मीजोडर्मल लेयर से। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो इसका फेट डिसाइडेड नहीं होता है एपिथेलियल कंपोनेंट, इट कैन बी फ्रॉम एनी जर्म लेयर। मैंने आपको अभी बताया कि मोस्टली हम एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बट हाँ सम टाइम इट कैन बी फ्रॉम मेसोडर्म ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ही होगी, वो मेसोडर्म से भी हो सकती है, ठीक है। एंड आपके सामने ही एग्जांपल इज यूटेरिक जो यूरेटेरिक जो बड है, दैट कम्स फ्रॉम, इन केस ऑफ द किडनी, ऑर्गन क्या है? किडनी, उसमें यूरेटर्स होते हैं ना, तो जो उसका एपिथेलियम है, इट इज कमिंग फ्रॉम द मेसोडर्म, एपिथेलियल पार्ट। और फिर मेसोडर्म तो मेसेनकाइम तो ऑब्वियसली फ्रॉम मेसोडर्मल या लेयर से ही आएगा। तो इट कैन बी फ्रॉम एनी जर्म लेयर, इधर एपिडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। हाँ, एक्टो और एंडो जो है वो ज्यादा कंपोनेंट और ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू द मेसोडर्म। तो मेसोडर्मल इंटरैक्शन देखो, इसी के बेसिस पे यहाँ देखें हम, एक्टोडर्मल, एंडोडर्म, सॉरी मेसोडर्मल, अगेन एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी यहाँ भी एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। यहाँ हम कौन सी इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं? यहाँ जो इंटरेक्शन है वो है मेसोडर्म, मेसोडर्म, मीजो इंटरेक्शंस, ठीक है। और यहाँ कौन सी आ गई? अगेन एक्टोडर्म और मेसोडर्म इंटरेक्शन। तो इसके बेसिस पे अलग अलग, और किसके केस में? दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द टूथ। किडनी के केस में मेसोडर्मल इंटरेक्शंस होती है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू कॉमन एग्जांपल, और कोई ऐसा टिश्यू नहीं है जिसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म की इंटरेक्शंस ना हो, दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अब जब हम बात करें एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शंस की, तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज हमेशा रहेंगी, जिसमें जो है वो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, विच आर रिलेटेड टू दी दीज इंटरेक्शंस।
ठीक है। और वो है पहला जो प्रॉपर्टी है, दैट इज रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ द इंडक्शन। यानी कि जब हम इंडक्शन को पढ़ते हैं, इंटरैक्शंस को पढ़ते हैं, तो हमेशा वी टॉक अबाउट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एंड दैट इज द रीजनल स्पेसिफिसिटी। व्हाट डज इट मीन? रीजनल मतलब इट्स मोर और लेस रिलेटेड टू द रीजन, मतलब वहां एक एक जगह से रिलेटेड। रीजन मतलब एक स्पेसिफाइड पोजीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रीजन। ठीक है। अब अगर हम इन इंटरेक्शंस के कॉमन एग्जांपल्स देखें तो आपको हमेशा सबसे मोस्ट सुटेबल एग्जांपल आपको यही मिलेगा बुक्स में। दिस एग्जांपल क्या है इसके केस में? इसके केस में अगर हम बात करें कि डर्मल मीजनकाइम का सोर्स क्या है। डर्मल यानी कि मीजनकाइम कहाँ से आ रही है भाई? मीजनकाइम आ रही है, फॉर एग्जांपल हमने पहला जो लिया है मीजनकाइमल टिश्यू वो लिया है विंग, और दूसरा जो है वो एपिडर्मल टिश्यू आ रहा है। वो क्या है? एपिडर्मल कहां से आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम द एपिडर्मल एपिथेलियम। लेकिन वो भी कहां से आ रही है? इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम द विंग पार्ट। विंग का ही एपिडर्मिस है, विंग का ही मीजनकाइम है। सोर्स विंग का एपिथेलियम, विंग का सॉरी विंग की मीजनकाइम, विंग का एपिडर्मल एपिथेलियम। तो विंग दोनों जगह कॉमन कॉमन, तो क्या बनाएगा स्पेसिफिक इंडक्शन में? क्या बनेगा? कौन से रीजन? देखो है तो ये इंडक्शन है, अल्टीमेटली हमें कुछ ना कुछ तो एंड रिजल्ट मिलेगा ही। तो यहाँ क्या है, जो फेदर बनेगा वो फेदर बनेगा ऑफ विच रीजन? ऑफ द विंग। क्यों? क्योंकि सोर्स क्या थे? मीजनकाइम कहाँ की थी? विंग की थी। एक्टोडर्म या फिर एपिथेलियल लेयर कहाँ की थी? वो भी विंग की थी। तो भाई कहाँ का फेदर बनेगा? विंग का। रीजन स्पेसिफिसिटी हो गई। सेकंड केस देख लेते हैं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। थाई लेयर से हमने मीजनकाइम उठा ली है भाई, मतलब जो सेकंड हमने कहा ना एपिथेलियल मीजनकाइमल इंटरेक्शन में एक एपिथेलियल शीट रहेगी, एक मीजनकाइमल शीट रहेगी, ये दो चीजें होनी चाहिए। तो दो सोर्सेज में से एक सोर्स क्या है? मीजनकाइम। तो मीजनकाइम कहां से लिया हमने? थाई रीजन की मीजनकाइम ली है भाई इस बार सेकंड केस में। और एपिथेलियम हम कहाँ की ले रहे हैं? एपिथेलियल शीट कहाँ की ले रहे हैं? विंग की ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें एंड रिजल्ट देखना है वो हमें देखना है प्रोडक्शन ऑफ विंग ओनली, तो हमें एपिथेलियल तो विंग का लेना पड़ेगा ना, क्यूटेनियस स्ट्रक्चर। पर हमने यहाँ मीजनकाइम को चेंज कर दिया है भाई, सोर्स चेंज हो गया मीजनकाइम का, मतलब जो अब इंड्यूसर है वो थोड़ा बदल गया है। ठीक है। इंस्ट्रक्ट करने वाला इंड्यूसर सिग्नल्स अब किसी और फॉर्म से आ रहे हैं, तो नेचर भी तो कोई और टाइप का बनेगा। हाँ देखो जो इसका फेट है बनाना तो इसने क्यूटेनियस स्ट्रक्चर ही है, लेकिन अब इस बारी जो है वो थोड़ा सा अलग बनेगा। मतलब यहाँ क्योंकि दोनों विंग विंग थे इसलिए विंग फेदर बना। अब यहाँ जो देने वाली है इंडक्शन, जो परमिट कर रही है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वो तो कोई और आ गई मीजनकाइम। कहाँ से? थाई रीजन से। लेकिन ऊपर वाली जो लेयर है बनाना तो उसने क्यूटेनियस है, क्योंकि एपिथेलिया का फेट ही है, उसने यही बनाना है क्यूटेनियस। लेकिन यहाँ कौन सा बनेगा भाई? यहाँ बन रहा है आपका थाई का फेदर। ठीक है। देन फाइनली हमने कहा कि मीजनकाइम ली थर्ड केस में। दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 2 एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर 3। अब हमने मीजनकाइम कहां से ले लिया सोर्स? अब हमने ले लिया भाई फुट रीजन की। लेकिन ऊपर वाली अगेन हम फिर वही रख रहे हैं, एपिथेलिया फिर से विंग का ही है। ठीक है, एपिडर्मल एपिथेलियम। लेकिन अब क्योंकि फुट था तो क्या बनेगा वहां पे? स्केल्स, क्लॉज। फुट रीजन का मीजनकाइम आ गई, इंस्ट्रक्ट कर रही है एपिथेलिया को स्ट्रक्चर बनाने हैं रीजन के हिसाब से। जब विंग का था तो विंग का फेदर ही बना, जब थाई आया तो थाई का फेदर बन गया, जब फुट आया तो फुट में व्हाट वी नो, बर्ड के केस में क्लॉज होते हैं, स्केल्स होते हैं फुट रीजन में, फेदर्स नहीं होते। तो क्या बन रहा है? स्केल्स बन गए, क्लॉज बन गए। एंड दैट्स प्रिडिक्ट द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ द इंडक्शन। मतलब ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है इंडक्शन की कि रीजन हमेशा जो है इंड्यूसर, रिस्पॉन्डर,
रीजन बहुत मैटर करता है, कहाँ से आ रहा है इंड्यूसर, कौन से रीजन का है जिसने इसको इंड्यूस करना है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बड़े सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, ऑप्शंस दी जाती हैं आपको बहुत सारी, लेकिन हमेशा घुमा फिरा के पूछी होती है कि यहाँ पे अब इस टाइप की इंडक्शन है, एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरेक्शन है, तो आगे रिजल्ट क्या होगा। चलिए अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ऑफ द एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरैक्शन, और वो है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी। पहली वाली क्या थी, फर्स्ट वाज द रीजनल स्पेसिफिसिटी, अब क्या है, अब है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी। अगर हम बात करें जेनेटिक स्पेसिफिसिटी तो इट मींस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जीन्स। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, मतलब यहाँ कोई करेक्टर जो है वो जीन्स कंट्रोल कर रही है। अब अगर हम बात करें, अगेन with the help of the example we are going to explain this, genetic specificity को explain करना है तो हमें कोई ना कोई example तो लेना पड़ेगा। यहाँ example जो हमने लिया, जैसे हमने पिछले केस में epithelial mesenchymal interaction को explain करने के लिए विंग एपिथीलिया एपिथीलिया और जो मीजेंकाइम थी वो हमने बर्ड के केस में ली थी। ठीक है, उसका एपिथीलियम लिया, विंग का ही एपिथीलिया लिया था, वो सोर्स हमने चेंज नहीं किया, मतलब रिस्पॉन्डर हमने चेंज नहीं किया है, हाँ इंड्यूसर हम चेंज करते आ रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग रीजन से ले लिया, जिस टाइप का रीजन है उसी टाइप का रिस्पॉन्डर ने अपना एक्शन परफॉर्म किया है। तो अगर हम बात करते हैं जेनेटिक स्पेसिफिसिटी की, तो इसके केस में हम दो जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिनका एक्सपेरिमेंटेशन करने पे हमें पता चलेगा कि हाँ इंडक्शन की जेनेटिक स्पेसिफिसिटी वाली प्रॉपर्टी भी होती है या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो है न्यूट और या फ्रॉग और सेलेमेंडर, या फिर न्यूट कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ हम देखो बहुत क्लियर है कि जब भी एक्सपेरिमेंटेशन करना है और डेवलपमेंट हमें देखनी है कि एंड रिजल्ट क्या रहेगा, तो हम हमेशा एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे ही जाते हैं, और हम यूजुअली जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे गेस्ट्रोला स्टेज पे। ठीक है, यहाँ अभी, और दैट टू अर्ली गेस्ट्रोला, क्योंकि यहाँ अभी तक फेट डिसाइड नहीं हुआ, कुछ ऑर्गन बना नहीं है। ठीक है, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया है बिटवीन द फ्रॉग एंड बिटवीन द न्यूट। ठीक है दोनों एम्फीबियंस ही, लेकिन हाँ दोनों स्पीशीज अलग अलग है, वन इज न्यूट अनदर वन इज द फ्रॉग। दोनों के गेस्ट्रोला स्टेज सेम है, माइंडेड स्टेज इज सेम, लेकिन जीन्स अलग अलग है। हमने क्या किया, डोनर फर्स्ट केस में हमने किसको डोनर बना दिया, हमने बना दिया फ्रॉग को डोनर। हमने फ्रॉग की प्रिजम्पटिव ओरल एक्टोडर्म ली है, ओरल रीजन से, और उसको हमने न्यूट के हमने न्यूट के गेस्ट्रोला में डाल दिया उसी रीजन पे। और न्यूट यहाँ क्या है, न्यूट इज द होस्ट, फ्रॉग इज द डोनर, न्यूट इज द होस्ट। क्या निकाला हमने, हमने निकाला है फ्रॉग के ओरल एक्टोडर्म का रीजन प्रिजम्पटिव, उसको निकाला और डाल दिया न्यूट के गेस्ट्रोला में। अब अगर हम देखें तो जो फाइनल फॉर्म हमारी बन रही है या एंड रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है। देखो, क्योंकि हम डेवलपमेंट किसकी देख रहे हैं, न्यूट की देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बनेगा वो न्यूट ही होगा, लेकिन दैट विल बी काइमेराज, थोड़े से अलग होंगे। कैसे, न्यूट बनेगा विद फ्रॉग टैडपोल सक्कर, फ्रॉग के टैडपोल में सक्कर होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओरल रीजन में देयर आर सक्कर्स, प्रेजेंस ऑफ सक्कर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्रॉग। लेकिन हमने डाला तो उसको न्यूट में था। नीचे वाली मेसेंकाइम जो देने वाली थी इंस्ट्रक्शन, वो तो न्यूट की थी, उसने फ्रॉग की ओरल एक्टोडर्म को क्यों नहीं इंस्ट्रक्ट किया कि वो वही करेक्टर बनाए जो न्यूट में होता है, बट नहीं बना। इट मीन्स कि इंडक्शन में रीजनल स्पेसिफिसिटी के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, और वो कौन सा है, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी। दूसरा केस, यानी कि इसको रिवर्स करके देख लेते हैं, सेकंड केस। अब हमने न्यूट को बना दिया है डोनर और फ्रॉग को बना दिया है होस्ट। वही चीज की, न्यूट का प्रिजम्पटिव ओरल एक्टोडर्म का रीजन उठाया और डाल दिया है फ्रॉग में।
फ्रॉग के गैस्ट्रुला में डाला, अलाउड इट टू डेवलप, अगेन काइमेरा बना। अब फ्रॉग का टैडपोल बन रहा है, लेकिन सक्कर्स नहीं है यहाँ पे, देयर आर नो सक्कर्स। उसकी जगह पे एक अजीब सा करेक्टरिस्टिक बन गया यहाँ पे, जबकि फ्रॉग के टैडपोल में ऐसा नहीं होता। ये करेक्टर किसका स्पेसिफिकेशन है? ये तो न्यूट का करेक्टर है, क्योंकि न्यूट के टैडपोल में बैलेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो जब इस टैडपोल को अलाउ किया गया टू डेवलप, जबकि ये टैडपोल किसका था? ये टैडपोल तो बनेगा फ्रॉग का ही, लेकिन है तो फ्रॉग, लेकिन विद द न्यूट बैलेंसर्स। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ से बहुत इजीली जो है वो बोल सकते हैं कि देर आर टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्शन। वो क्या है? वो क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी, और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रीजनल स्पेसिफिसिटी। तो रीजनल का भी हमने वेरी कॉमन एग्जांपल पढ़ के देख लिया है, और जेनेटिक स्पेसिफिसिटी का भी एग्जांपल। इसी से बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि ये न्यूट और फ्रॉग का, सैलमेंडर या फ्रॉग का या न्यूट का जो एक्सपेरिमेंटेशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस वीमैन ने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया था, जिसमें जेनेटिक स्पेसिफिसिटी शो की थी, कौन से प्रोसेस की? इंडक्शन प्रोसेस की। ठीक है, एक देखो मीजनकाइम यहाँ चेंज हो गई है, सॉरी एक्टोडर्म यहाँ चेंज हो गई है, बट एक्टोडर्म का जो एक्चुअल जो फेट था वो डिसाइड हो चुका था। मीजनकाइम चाहे होस्ट की बॉडी की ही है, वो जितना मर्जी उसको इंडक्शन दे जाए कि तूने तो भाई बैलेंसर्स बनाने हैं, लेकिन वो बनाएगा क्या? जो उसने एज्यूम किया, जो उसका अपना फेट था, जो उसकी अपनी जीन्स है, एक्सप्रेस वही उसने सक्कर्स बना दिए हैं न्यूट में। सेकंड केस में फ्रॉग की मीजनकाइम है, लेकिन फ्रॉग की मीजनकाइम उसको बोलेगी कि तुम सक्कर्स बनाओ, लेकिन सक्कर्स नहीं बने हैं। दी बैलेंसर्स आर फॉर्म्ड, एंड दैट टू ऑफ दी सैलमेंडर या न्यूट। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ अगर हम देखें, वैसे तो यहाँ पे हम गैस्ट्रोला स्टेज ले रहे हैं, विच इज क्वाइट अ लेट स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक। हम गैस्ट्रोला स्टेज तक तीनों जर्म लेयर्स बन चुकी होती हैं, प्रिजम्पटिव आगे फाइनली लेट गैस्ट्रोला में तीनों जर्म लेयर्स बन जाती हैं। लेकिन हाँ, ये रिवर्स हो सकता था अपना अपना फेट, अगर ये इससे भी पहले होती तो। लेकिन हमने यहाँ पे इंडक्टिव इंटरैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इंडक्टिव इंटरैक्शंस जो है, अगर हम गैस्ट्रोला स्टेज ऑनवर्ड करेंगे तो यहाँ जेनेटिक स्पेसिफिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाता है। जैसे यहाँ पे रीजनल स्पेसिफिसिटी थी, ठीक है, वैसे ही जेनेटिक स्पेसिफिसिटी भी आ जाती है। सो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस और उसके साथ साथ जो हमने इंडक्शन पढ़ा है, या इंडक्शन कॉम्पिटेंस या इंडक्टिव इंटरैक्शंस का टॉपिक कॉन्सेप्ट जो हमारी सीरीज है, और उसमें सीरीज में 12th और 13th टॉपिक है हमारे ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, या अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए आपने फॉर दी, या दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द जून नेट CSIR, आई होप उनके लिए ये जो लेक्चर सीरीज है, इट इज हेल्पफुल, इट इज फ्रूटफुल फॉर देम, ताकि वो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को, चाहे इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, आप इजीली उसको पढ़ के अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम द सेम, अगेन हम मिलेंगे फ्रॉम द डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक से ही हम जो है वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट सीरीज में ऐड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर तो होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, बट दैट विल बी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अगेन पूछे जाते हैं नेट CSI में, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू सो मच, वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।